डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आप लोगों को बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का टॉपिक फैराडेज लॉ पर अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। हम जानते हैं कि यदि किसी विद्युत चालक के पास में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर विद्युत चालक के अंदर विद्युत प्रभाव प्रेरित होता है, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से उस घटना को जानते हैं। अर्थात जब विद्युत चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य सापेक्ष गति होती है तो परिणाम स्वरूप चालक में विद्युत प्रभाव प्रकट हो जाते हैं। इस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण या अंग्रेजी में इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस कहते हैं। इस प्रभाव का फैराडे ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने अपने नियम दिए, जो फैराडे के नियम के नाम से जानते हैं। और ये दो नियम होते हैं। क्या अभिप्राय है, किस तरह से उन्होंने इसको डिफाइन किया? तो फैराडे के अनुसार किसी बंद चालक परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उस परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है और चालक में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि इसका प्रभाव उस परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अर्थात यहाँ ये जो भाषा है इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में यदि लिखना चाहूँ तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू क्या हो जाएगा, -d∅/dt। ये विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर होगी इधर, और इसके समानुपाती होता है। माइनस चिन्ह क्या है कि उस परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके कारण से इसकी उत्पत्ति होती है, उसको रिप्रेजेंट करता है माइनस का चिन्ह। परंतु हम जानते हैं कि यहाँ ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के जो मान है वो विद्युत चुंबकीय परिवर्तन फ्लक्स के परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट कर रहा है। परंतु चुंबकीय फ्लक्स की जो परिभाषा है वो हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू इंटीग्रल और क्लोज सरफेस हैश B.ds के द्वारा इसको लिखा जाता है। इक्वेशन 2 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अब यदि फाई का मान मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो ऐसी स्थिति के अंदर विद्युत वाहक बल की परिभाषा अनुसार किसी बंद चालक परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल एकांक धन आवेश को परिपथ के अनुदिश ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अर्थात परिपथ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बंद रेखा समाकलन इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ E.dl के बराबर होता है। अर्थात ये E इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ C E.dl, अर्थात विद्युत क्षेत्र का लाइन इंटीग्रल के बराबर होता है। इक्वेशन 3 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो उससे क्या मिलता है, हमें ये इक्वेशन 4 मिल जाता है। अर्थात E.dl इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ C E.dl इक्वल टू -d/dt इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस S B.ds। फाई की जगह पर ये रख देते हैं और E की जगह पर क्या रख देते हैं, E.dl रख दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि समय t तथा क्षेत्रफल S स्वतंत्र चर राशि होने के कारण अवकल व समाकल संकारक को परस्पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो इक्वेशन 4 के अंदर राइट हैंड साइड के अंदर यहाँ देखिए, तो जो ये dt है उसको b को डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ और ये जो इंटीग्रल है वो क्या आ जाएगा, क्लोज सरफेस, ये इससे बाहर आ जाता है। तो s और जो t है दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है,
क्वांटिटी हैं, इसलिए यहाँ हमें इक्वेशन 5 इससे मिल जाती है। यहाँ ये जो इक्वेशन 5 है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। ये इक्वेशन फैराडे के नियम का समाकल रूप होता है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। तो कभी कभी एग्जाम के अंदर क्या वो कर लेते हैं कि यहाँ जो फैराडे के नियम का जो समाकल रूप है वो भी लिखवा लिया जाता है, तो इसलिए ये इक्वेशन को हमें ध्यान रखना है। परंतु स्टोक के कर्ल प्रमेय से हम जानते हैं कि लाइन इंटीग्रल को किसमें, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट किया जाता है, किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर स्टोक की कर्ल प्रमेय से यहाँ ये ई डॉट लाइन इंटीग्रल, यहाँ डेल क्रॉस ई डॉट डी एस, ये क्लोज सरफेस एस पर ये क्या हो गया, ये इस तरह से इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसी ये इक्वेशन कल प्रमेय है, ये 6 नंबर में लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 6 कह देता हूँ। अब यहाँ इसको यदि इसमें वो कर देते हैं, इसको और आगे वो करते हैं, तो समीकरण 5 तथा 6 की तुलना करने पर इक्वेशन 5 और 6, ये जो ये था इक्वेशन 5 और 6, यहाँ इक्वेशन 5 और 6 की तुलना कर देते हैं, तो राइट हैंड साइड और यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड इसके अंदर देखते हैं, तो ये राइट हैंड साइड ये बराबर हो जाती है। ये यदि राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर डेल बी डॉट डेल टी इक्वल टू क्या होगा, डेल क्रॉस ई के, ये इसमें बराबर ये आ जाता है। तो यहाँ डेल क्रॉस ई इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी के बराबर आ जाता है। यहाँ ये इक्वेशन 7 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का अवकल रूप है। अर्थात जो पहले लिखा है वो तो क्या था, इंटीग्रल फॉर्म थी, और ये क्या आ गया, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। ठीक है, अब ये नियम क्या है, अवकल, समाकल और जो अवकल रूप हैं वो फैराडे के नियम के हमने देखे हैं। अब जो प्रथम नियम है वो क्या है, अर्थात जब किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल से उत्पन्न प्रेरित धारा परिपथ में तब तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो यहाँ ये जो है ये प्रथम नियम के नाम से ये जाना जाता है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि विद्युत वाहक बल इस प्रकार प्रेरित होता है कि यह उस परिवर्तन का विरोध करता है जिसके कारण वह प्रेरित हुआ है। यही लेंज का नियम भी कहलाता है। तो इस तरह से ये फैराडे के ये पहला और दूसरा नियम हो गया, और फैराडे के नियम के समाकल और अवकल रूप हमने इसके अंदर देखा है। अब नेक्स्ट आता है सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण क्या होता है, अब यहाँ जैसे कोई कुंडली है, तो कुंडली है तो उसके अंदर यदि कोई धारा प्रवाहित की जाती है और धारा के मान में परिवर्तन होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, कुंडली के अंदर, स्वयं कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, और वो जिसकी दिशा कैसे होती है, वो उसकी दिशा उसके विपरीत होती है। अर्थात वो जो धारा प्रवाह होता है उसके दिशा के विपरीत वो होती है। तो ये जो प्रभाव होता है, इस प्रभाव को सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से इसको जानते हैं। यदि कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में समय के साथ परिवर्तन करते हैं तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है, और परिणाम स्वरूप कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह चुंबकीय फ्लक्स या धारा के परिवर्तन का विरोध करती है। इस घटना को स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। अतः कुंडली के जिस गुण के कारण कुंडली से प्रवाहित धारा के परिवर्तन का विरोध होता है उसे स्वप्रेरकत्व कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस उसको कहा जाता है। तो
यहाँ मैंने इस फिगर के अंदर ये दिखाया है, इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि जैसे इसके अंदर वो होगी, धारा प्रवाहित होगी, चुंबकीय फ्लक्स होगा। और ऐसी स्थिति के अंदर यदि धारा के मान में परिवर्तन होगा तो धारा में वृद्धि होती है, तो ई का मान कैसे आ गया, ये इस दिशा के अंदर आ जाता है। धारा के अंदर यदि कमी होती है, ह्रास होता है, तो ई का मान की दिशा क्या होगी, इस दिशा के अंदर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि कुंडली में आई धारा प्रवाहित होती हो तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, माइनस डी आई अपॉन डी टी हो जाता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आ जाता है, जिसका मान E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। यहाँ ये जो L है, ये L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ L एक नियतांक है जो कुंडली के 100 प्रेरण का परिमाण व्यक्त करता है, और इसे 100 प्रेरकत्व गुणांक अर्थात कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से इसको जानते हैं, कहते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन करने के इसके कई प्रकार हो सकते हैं कि यदि माइनस डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 1 हो तो ई का मान किसके बराबर हो जाता है, ई का मान ई एल के बराबर, ई इक्वल टू एल के बराबर हो जाता है। अर्थात किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक या स्वप्रेरकत्व एल आंकिक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होता है जो कुंडली में धारा के ह्रास की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। अर्थात माइनस डी डेल आई अपॉन डेल टी का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो ये धारा के ह्रास की जो दर है वो कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ ये E इक्वल टू एल हो जाता है। परंतु फैराडे के नियम से E इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है, जिसे हमने पहले देखा था। तो ऐसी स्थिति के अंदर समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं, 1 व 2 की तुलना करते हैं तो एल का मान कितना आ गया, फाई अपॉन आई के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अर्थात स्वप्रेरक तो एल फ्लक्स और धारा के अनुपात के बराबर होता है। यदि आई का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो एल का मान किसके बराबर हो जाता है, फाई के बराबर हो जाता है। अर्थात इसको फिर डिफाइन कर सकते हैं दूसरी तरह से, अर्थात कुंडली का स्वप्रेरक तो एल आंकिक रूप से उस चुंबकीय फ्लक्स के मान के भी बराबर है जो कुंडली में एकांक धारा के प्रवाहित होने से संबद्ध होता है। तो यहाँ ये इसके स्वप्रेरकत्व को 2 तरह से हमने इसको डिफाइन इसको कर दिया है। अब यहाँ यदि मान लिया कि जो कुंडली है उसमें कुंडली में कितने फेरे हों, n फेरे हों, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसका n फेरे वाली कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व है उसका मान कितना होता है, यहाँ L इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू फाई नोट के बराबर होता है। मात्रक L का क्या होता है, L का मात्रक हेनरी या वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर, या इसको वेबर पर एम्पियर के रूप में इसको वो किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। यदि स्वप्रेरक तो परिनालिका है और परिनालिका के अंदर धारा प्रवाहित होने से उसके अंदर जो प्रेरकत्व होता है उस प्रेरकत्व का मान इस इक्वेशन के द्वारा दे दिया जाता है, अर्थात L इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपॉन एल के द्वारा इसको डिफाइन कर देते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ ये जो स्वप्रेरक था इसको डिफाइन किया जाता है। अब नेक्स्ट एक इस स्वप्रेरकत्व के कारण से और किसी जो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ये इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी है वो स्टोर होती है, एकत्रित ऊर्जा कितनी होगी प्रेरण कुंडली में। हम जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी के द्वारा इसको अपन ने लिखा है स्वप्रेरक गुण के कारण से। धारा प्रवाह के विरुद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वारा किया गया कार्य प्रति सेकंड माइनस आई इंटू ई इक्वल टू एल आई डी आई इंटू डी टी, इसके द्वारा इसको वो कर देते हैं।
तो यहाँ यदि कुंडली में धारा शून्य से बढ़कर और आई मैक्सिमम हो जाती है तो कुल किया गया कार्य कितना हो गया, आई इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू आई मैक्स एल आई डी आई अपॉन डी टी इंटू डी टी, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर। यह कार्य कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, सुप्रेरकत्व में एकत्रित ऊर्जा का मान कितना होता है, हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर जूल। इतनी जो एनर्जी है वो किसी प्रेरक कुंडली के अंदर संग्रहित होती है स्वप्रेरकत्व के कारण से। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।